प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं यानी चैप्टर नंबर 1 का यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का, यानी क्लास 10th फिजिक्स साइंस में यानी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सभी के समक्ष में लेकर आ गए हैं। चैप्टर नंबर हम बात करेंगे 1 का यानी प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लेकर आ गए हैं। तो चलिए, तो आज के क्लास में एक बेहतरीन तरीका से हम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले मैं बात बताता हूँ इस क्लास में क्या क्या होने वाला है। देखिए, इस चैप्टर में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हम कर देंगे। चैप्टर नंबर 1 का प्रकाश का परावर्तन से जितना भी रिलेटिव है, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक भी पूरा हो जाएगा। आपको जो क्वेश्चन बैंक यानी पूछा गया ऑब्जेक्टिव बार बार उन क्वेश्चन को भी ला ली, और वो क्वेश्चन को लिया जो कि पूछने की संभावना है बार बार, उन क्वेश्चन को भी इसमें ऐड कर दिया है। चलिए, तो आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीका से स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखने का बात करेंगे हम, यहाँ पे इस चैप्टर का जो अध्याय नंबर 1 है जो कि फिजिक्स का हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही चलता है अभी क्लास में, फिलहाल सब्जेक्टिव चल रहे, लाइन बाय लाइन सब्जेक्टिव भी चल रहे, ऑब्जेक्टिव भी चल रहे। ऑब्जेक्टिव का क्लास को यदि आप कर ले तो फिर से दोबारा किसी क्लास को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में तैयारी आपका बेहतर हो जाएगा। इस क्लास को लगातार करने का प्रयास कीजिए। चलते स्टार्ट करिए अब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को स्टार्ट करते। अब यहाँ देखिए, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा बैक एक बार जाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन यहाँ से तो स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो थोड़ा सा स्किप करने के बावजूद जो है थोड़ा देर वेट कर लीजिए, तुरंत हो जाएगा। थोड़ा इतना करने के बावजूद इतना थोड़ा सा कितना बढ़ गया। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। 211 पेज नंबर कहाँ पे है? बिल्कुल यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ देखिए, बिल्कुल कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इस क्लास को करने का प्रयास करिएगा, तभी आपको सारा ऑब्जेक्टिव जो है दिमाग में छपते जाएगा। नहीं तो अन्यथा फिर आपको माइंड को यहाँ इधर उधर भटकाइएगा तो फिर आपको क्लास करने का बेकार हो जाएगा। इसलिए शांत दिमाग से बैठिएगा और इस क्लास को पूरा करिएगा। अब यहाँ देखने का प्रयास करिए। सबसे पहले कह रहा अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए। कह रहा अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। समान आकार का बने, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो ध्रुव पर रख देंगे तो समान आकार का बनेगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो यह गोलाकार दर्पण कैसा है? यह गोलाकार दर्पण जो है ये जो उत्तल है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए। कार्तीनियन प्रतिबिंब होता है, ये जो होता है सीधा होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब इसी को कहा जाता है, सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। अब यह कर सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है ये जो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। कह रहा सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो होता है अवतल दर्पण, अवतल का होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। ठीक ना। कह रहा दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? सबसे पहले यहाँ देखिए कंफ्यूजन को दूर हो जाएगा। यहाँ पर उत्तल है, यहाँ पर अवतल है, कौन सा दर्पण लेगा? देखिए इसका देखिए कितना अक्षर में है, 3 अक्षर में और ये 4 अक्षर में। बड़ा प्रतिबिंब ये न बनाएगा, बड़ा अक्षर से लिखा गया बड़ा प्रतिबिंब ये बनेगा। ट्रिक से याद रखिएगा। इसीलिए ये जो है दांत को बड़ा प्रतिबिंब दांत का डॉक्टर जो हुआ बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग करते हैं, इसीलिए अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। ठीक, अब यहाँ देखने का प्रयास करिए। करा निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी त्रिज्या जो 32 सेंटीमीटर है? देखिए त्रिज्या कितनी? 32 है। एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर r/2 होता है। इसको काटेंगे, एफ बराबर क्या हो जाएगा? r का मान 32 सेंटीमीटर और 2 से काटेंगे 16 बार में कट जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा क्योंकि दर्पण कौन सा? उत्तल दर्पण है, प्लस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। ठीक, यहाँ देखिए कह रहा उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कह रहा उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो होता है सबसे पहले सीधा होता है और हासित होता है, मतलब जैसा का तैसा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कह रहा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें
अवतल दर्पण से परावर्तक के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को दर्पण कहा जाता है। उस बिंदु को दर्पण क्या कहा जाता है? तो उस बिंदु को कहते फोकस कहते। क्या कहते? फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए। करे किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? करे किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। करा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। करा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, एफ बराबर इस पर r/2 जो होता है, इसका दिया है एफ दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। और कहता है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे और 2 को यहाँ पर रख दें। इसके बट्टे में नहीं कुछ नहीं तो 1 कर देते, कोना को मल्टीप्लाई करिएगा। 1 को 8 से करिएगा, r बराबर, और 20 दूना कितना होगा? 40 होगा, यानी 40 सेंटीमीटर पर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी को। करा उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व मान होता है, महत्तम मान जो होता है 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। करा एक प्रयोग में या तो इसी क्वेश्चन का कभी काल दे देते हैं 0.5 भी देते हैं, 1/2 का मान ही 0. कितना होते हैं? 5 हो जाते, ठीक। अब यहाँ देखिए, कर एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। किसी बीम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की आवश्यकता होगी। कहाँ से मापने की आवश्यकता होगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या? दर्पण एवं वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी, उसके बाद मापना होगा दर्पण एवं वस्तु के बीच की दूरी। इन दोनों को मापना जरूरी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। ए और सी हो जाएगा। कारण दांत के बारे में फिर आ गया। देखिए, दांत चिकित्सा अपने रोगियों का सामान्य बाह्य दर्शन परीक्षण की किस दर्पण से किया जाता है? तो अवतल दर्पण से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, ठीक ना। कारण किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40, वक्रता त्रिज्या कितना था? 40 है, तो दर्पण की फोकस होगा तो r/2 होता है। एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है ना। r का मान 40 दिया गया और यहाँ 2 से काटिएगा, क्या होगा? 20 सेंटीमीटर हो। दर्पण कौन सा है? दर्पण देख लीजिए, दर्पण तो फोकस दूरी होगी, दर्पण नहीं दिया, दर्पण अवतल दिया गया है ना, अवतल दे दिया गया, तो 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। लेकिन माइनस प्लस का इसमें सिंबल देवे नहीं किया गया ऑप्शन में, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। एक ही गोलाकार दर्पण तथा फोकस दूरी पतले गोलाकार लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो कह रहा दर्पण तथा लेंस संभवतः है। वो कौन सा दर्पण वो लेंस है? ये बात करेंगे, दोनों हो जाएगा, उत्तल और अवतल दोनों होगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी धनात्मक होती है उत्तल का, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए। जितना भी चीज है उत्तल दर्पण में सारा चीज धनात्मक होती है, यानी प्लस वाला होता है। ऋणात्मक अवतल दर्पण का बात करता है, वह ऋणात्मक होती है। कर दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रत्यक्ष होता है, यह दर्पण होता है। यह दर्पण जो होता है या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। मतलब क्या का सीधा प्रतिबिंब समतल पे बनता है या तो उत्तल पे बनता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को टिक करेंगे, ठीक। कर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाए। कर प्रधान अक्ष पर एक श्वेत बिंदु पर प्रकाश का केंद्रीकरण होने पर उस बिंदु के पास रखा जाए, जल उबलता है। करा उस बिंदु की दूरी दर्पण से होगी। मतलब देखिए, फोकस पे रखना भी पड़ेगा और उसकी दूरी कितना रखना पड़ेगा? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तब वो जो है उबलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मुख्य अक्ष दर्पण के मुख्य ध्रुव है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर है, ये जो है यानी कितना हम बात करेंगे तो अभिलंब है। ऑप्शन नंबर एक, मुख्य अक्ष क्या है? अभिलंब है। किसी कार का अप्रदीप में प्रयुक्त अग्रदीप होगा, क्या होगा? अग्रदीप में प्रयोग किया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा? तो आप बात करेंगे अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसी कार के अग्रदीप में जो प्रयोग किया जाता है दर्पण में, वह दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कह दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र जो है 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है दर्पण का सूत्र, ठीक है। ये दर्पण का सूत्र होता है। करा समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह होती है अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। करा एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। क्या कहा? समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। प्रकाश कोण का मान होगा, प्रकाश का करा परावर्तन कोण का मान जो होगा वह 0 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर सी डी को टिक करिएगा, टिक कर दिएगा डी को। करा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कर एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर
आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। परावर्तित किरण पुंज जो होगा अभिसारी होगा, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, अभिसारी होगा। का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, क्या होता है, काल्पनिक होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है +1 होता है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है, क्या बनती है, तो ये बनती है छाया बनती है, उपछाया भी बनती है, ऑप्शन नंबर सी डी को टिक करिएगा, छाया और उपछाया दोनों बनती है। यहाँ देखिए प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसे बनेगी, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसका छाया जो बनेगा वृत्तकार बनेगा। गेंद को रखे, गेंद तो गोल होता है ना, उसका सूर्य के प्रकाश के सामने रख देते गोल, कैसा बनेगा, छाया गोल बनेगा, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। ठीक, गोल आकृति है तो गोल प्रकाश भी बनेगा, छाया भी बनेगा गोल। प्रकाश एक है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे तो बी को टिक करिएगा। करें किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को ऑप्शन नंबर डी को टिक करें, ए बी कर, ए बी थोड़ा सा डिफिकल्टी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ए बी सी 30 दोनों का गर्म करती है, प्रकाशित करती है और माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। प्रकाश किरण है, इस बात को समझिए, कह रहा प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश किरण जो है ना एक प्रकार की बिंदु पथ है, क्या है, प्रकाश किरण एक प्रकार की बिंदु पथ है। किरण के समूह को क्या कहा जाए, किरण पुंज कहा जाए, किरणों के समूह को किरण पुंज और प्रकाश पुंज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए, ए बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा रियल में। सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा है, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा है, सूर्य से आने वाली प्रकाश समांतर और प्रकाश पुंज है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, क्या है, समांतर प्रकाश पुंज है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें जो गमन करती है सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जब मान लो यह टॉर्च है, टॉर्च से जो रोशनी निकलता है वह सीधी रेखा में, एक प्रकाश की किरण क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा है, वह दर्पण जो हम बात करेंगे या तो समतल है या तो उत्तल है। सीधा का बात, जब कभी भी सीधा कहेगा प्रतिबिंब तो आप बात करेगा समतल या तो उत्तल का। निम्नलिखित में से किस माध्यम प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, किस माध्यम प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब जो होता है वह छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वह आभासी और उत्तल होगा। क्या होगा, आभासी और उत्तल होगा। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब, निचला आधा भाग टूट जाए तो वह जो होगा पूर्ण तिरछा बनेगा। क्या बनेगा, निचला भाग टूटेगा पूर्ण तिरछा बनेगा। यदि दर्पण का निचला भाग टूट जाए, वही बात करा यदि वस्तु का आकार बढ़े और उसकी चमक घटे तो वस्तु की स्थिति का मान में बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है, चलती चींटी का क्या है, प्रतिबिंब क्या है, सीधा है तथा चढ़ाया जा रहा है, चींटी की चढ़ता जा रहा है, ऐसा होगा चढ़ाया जा रहा है या चढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है, चींटी की गति की दिशा जो फोकस क्या करें, सीधा है तो सीधा जो लाइन जाता है दर्पण के फोकस की ओर जाता है ना, इसलिए क्या फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, ध्रुव तो दर्पण के बीच में होता है, फोकस से ध्रुव की ओर। यहाँ देखिए कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ हो, बड़ा पाया जाता है जब भी तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होगा, बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। क्या है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाए। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए जब देखिएगा आपको चेहरा को बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहिए, इसीलिए अवतल दर्पण को मार दीजिए टिक, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण। रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं डॉक्टर, अवतल दर्पण का प्रयोग, क्योंकि उसे बड़ा प्रतिबिंब देखना, बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण ही तो बनाते हैं। उत्तल दर्पण के प्रकाश में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता, अतः यह आवर्धन होगा, ये जो होगा
धनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कर किस दर्पण का फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार धनात्मक मानी जाती है। धनात्मक जो मानी जाती है आप बात करेंगे, हम यहां से हम बात कर लेते हैं। यहां पे धनात्मक जो मानी जाती है, अवतल दर्पण मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिएगा, ठीक ना। यहां देखिए कर अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब, क्या कर अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, ये जो रखा जाता है मतलब रखा जाता है फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। गोलाकार दर्पण के क्या है पार्श्वपृष्ठ की वक्रकार सीमा का रेखा का व्यास कहलाता है। व्यास क्या कर गोलाकार दर्पण का व्यास कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कर अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वह ऋणात्मक होता है। हमने क्या बोले, अवतल दर्पण जहाँ जहाँ बोलेगा वहाँ पर ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण वहाँ पर धनात्मक होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से वस्तु छोटा प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वह होता है उत्तल दर्पण से। देखिए अब तो उत्तल छोटा बनाता है, छोटा बनाता है ये, और ये जो है ये बड़ा बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। कारण निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। यहाँ दिख रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। मिल जो सकता है इनमें से सभी से मिल सकता है, अवतल से, उत्तल से और समतल से भी मिल सकता है। आभासी प्रतिबिंब इन सभी से मिल सकता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। सत्य है F बराबर R/2 लिखा जाता है। यहाँ पे कह रहा है ये सत्य है। सत्य जो है ये भी दोनों के लिए सत्य है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा, क्या होगा F बराबर R/2 जो है सत्य है। कर वाहन चालकों के लिए प्रयोग होने वाले गोलाकार दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। सीधा प्रतिबिंब रखना चाहिए, इनमें से कोई नहीं होगा ऐसा। वास्तविक प्रतिबिंब की छाया कैसी बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब की छाया जो बनती है उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब की छाया उल्टा बनता है। ऑप्शन में बी को टिक करिएगा। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। यदि कार्तिल्य चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। बिंब की दूरी जो ली जाती है ये ले जाते हैं धनात्मक ऋणात्मक ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाते हैं। आप लोग इस क्लास को रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन फिर से कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज के क्लास ये जरूर वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।